नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। फसल की सही कीमत और कर्ज माफी की मांग पर मध्य प्रदेश के मंदसौर से उठी किसानों की आवाज धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों से भी सुनाई देने लगी है। पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत पर सरकार और किसान संगठन आमने सामने आ गए हैं। आलम यह है कि देश के तमाम राजनीतिक दल और किसान संगठन सरकार पर टूट पड़े हैं। सरकार फिलहाल सफाई दे रही है, लेकिन किसानों की आड़ में राजनीति और असामाजिक तत्वों के सिर उठाने की बात भी कह रही है। आज विशेष में बात होगी किसानों के मुद्दे पर, सुलग रही देश की राजनीति और समाज की। बात करेंगे आखिर क्यों ऐसे हालात बने, साथ ही जानेंगे कि देश में किसान किस हाल में हैं और उनकी मांगें क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसान आंदोलन मंदसौर के अलावा कई दूसरे इलाकों में फैल गया है। हिंसा पर काबू करने के लिए अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन हालात नहीं सुधरे हैं। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी हिंसा ने सरकार और प्रशासन के माथे पर बल डाल दिया है। हिंसा को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए गए। मंदसौर के डीएम और एसपी को हटा दिया गया, जबकि नीमच और रतलाम के कलेक्टर का भी ट्रांसफर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए केंद्र ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बल प्रभावित इलाकों में भेजे। हिंसा फैलाने के आरोप में कई दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन हालात अभी पूरी तरह नहीं सुधरे हैं। आज के जो हमारा अनुभव है उस आधार पर लग रहा है कि लोगों ने इसको बड़े सकारात्मक रूप से लिया है। शांतिपूर्ण ढंग से लोग छूट की अवधि में निकले हैं। इसको देखते हुए कल हम लोग छूट की अवधि को बढ़ाएंगे और 2-3 चीजों पे हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। एक तो दूध की उपलब्धता शहर में हो, आम लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन ने हालात सामान्य होते ही कर्फ्यू में ढील भी दी, लेकिन हिंसा की आग इस बीच दूसरे इलाकों में फैलती रही। शाहजहांपुर समेत कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आईं। एहतियातन कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई, लेकिन इसके बाद कुछ आसपास के गांव के उपद्रवी लड़के हैं, वो सब इकट्ठे हुए और यहाँ पे उन्होंने कृषि उपज मंडी में कहा कि आप प्याज खरीदी नहीं करें, तो प्याज खरीदी बंद भी कर दी थी और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। लेकिन उसके बाद से वो लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आगे आकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि दालों के दाम नहीं गिरने दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों को उपज के पूरे दाम दिलाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन करेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने हिंसा में मरने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इस बीच केंद्र के कहने पर राज्य सरकार ने हालात पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि 5 किसानों की मौत पुलिस की गोलीबारी में हुई। अनेकों फैसले हमने अभी किसानों के हित में लिए हैं। प्याज 8 रुपया किलो खरीदा जा रहा है। मूंग, उड़द, तुअर की खरीदी 10 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों फैसले अभी हमने किसानों के हितों के लिए लिए हैं। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूं। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 1 जून से किसान आंदोलन चल रहा है। हाल ही के वर्षों में हुए ये सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। इससे पहले राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई में 1998 में किसानों ने इस तरह का आंदोलन किया था। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस आंदोलन में 12 जनवरी 1998 को प्रदर्शन के दौरान 18 लोगों की मौत हुई थी। किसान तब बाढ़ से फसलों की बर्बादी के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने और कर्ज माफी की मांग कर रहे थे। मंदसौर में जारी किसान आंदोलन को राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन और आम किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों का समर्थन हासिल है। सैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई दूसरे राज्य किसान आंदोलन की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए सरकार को 11 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
मंदसौर की घटना के विरोध में गुस्साए किसानों ने लखनऊ के शहीद स्मारक पर हंगामा किया, जबकि पंजाब और हरियाणा में भी किसान आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से उठी किसान आंदोलन की चिंगारी पूरे देश को झुलसाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यूपी, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में भी किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया है। यूपी में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याएं खत्म न होने पर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को लखनऊ के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। राजस्थान में किसानों ने फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने और दूसरी समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। महाराष्ट्र में जो पूरे कोकण वाले जो है किसान के चावल की खेती करते हैं, वो सब किसान रास्ते पे आने वाले हैं। अगर सरकार ने जो कर्जा माफ नहीं किया हमारे ऊपर, कम से कम मेरा 5 एकड़ के ऊपर तो 1 लाख के ऊपर कर्जा है। अगर ये सब हम कर्जे में डूब रहे हैं, अगर ये कर्जा नहीं माफ किया तो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। Loan of Ambani, he is nowhere interested in waiving the loan of the farmers, and he is giving in return the bullet gift to the farmers, and the farmers have been shot dead in Madhya Pradesh. महाराष्ट्र के किसान कर्ज माफी समेत कई दूसरी मांगों को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ लगातार किसानों के आत्महत्या करने की खबरें भी आ रही हैं, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। नासिक में किसान संगठनों की बैठक में आंदोलन को व्यापक बनाने का ऐलान किया गया। किसान परिवारों को मिलकर मैं उनको ये भरोसा दिलाऊंगा कि वो अकेले नहीं है, वो लड़ाई अकेले मध्य प्रदेश के किसानों की नहीं, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। और हम ये जो किसान शहीद हुए उनका बदला अवश्य दिलाएंगे। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु के किसान भी कर्ज माफी और फसलों के उचित मूल्य दिलाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में किसान अपनी तमाम समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनमें फसलों के सही दाम के अलावा कर्ज माफी भी एक बड़ा मुद्दा है। किसानों का कहना है कि फसलों के सही दाम न मिलने और नोटबंदी समेत तमाम नुकसान उठाने के बाद वो कर्ज लौटाने की हालत में नहीं है। और इस बीच सूखा, बाढ़ और मौसम की मार ने भी किसानों की परेशानियों में इजाफा किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत तमाम राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सभी राज्यों में आंदोलन अलग अलग समय पर शुरू हुआ, लेकिन इन सभी आंदोलनों में कुछ चीजें समान हैं। सभी राज्यों में किसान कर्ज माफी, उपज के वाजिब दाम, किसान सब्सिडी और फसल का समय से भुगतान बड़े मुद्दे हैं। किसान स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही चाहते हैं कि आंदोलन के दौर में दायर मुकदमे वापस लिए जाएं। तो ये देखिए कि राजस्थान में अभी जो है वो पिछले इस 1 साल के भीतर में किसान आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हो रहा है, इधर मध्य प्रदेश में हो रहा है। हर जगह एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि किसान हर जगह आहत है और किसान अब उस स्थिति पे पहुंच गया है जहां पे कि उसको सड़क पे आने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में किसान कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम को लेकर खासी राजनीति हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा रहा। सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। हालांकि इससे पहले 31 दिसंबर 2016 की शाम प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में किसानों के लिए ब्याज माफी की घोषणा की थी, लेकिन माफी की ये योजना सभी किसानों के लिए नहीं थी। अब किसान ही नहीं, विपक्ष भी इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष हाल ही में उद्योगों की कर्ज माफी का हवाला देते हुए किसानों का बकाया माफ करने की मांग कर रहा है। आज तो कर्जा माफी बहुत जरूरी है क्योंकि किसान बहुत दब गया है, लेकिन किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दे दीजिए। किसान को कुछ नहीं चाहिए, ना किसान को आरक्षण चाहिए, ना कर्जा माफी चाहिए, ना कुछ चाहिए। आपको पता होना चाहिए पिछले महीने चंद रोज पहले प्याज 40 रुपए किलो मिल रहा था,
आज किसान का प्याज मार्केट में आया तो प्याज का दाम रह गया 50 पैसा प्रति किलो। सितंबर 2016 में कृषि राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि भारत के किसानों पर 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इनमें 9,57,000 करोड़ का कर्जा व्यावसायिक बैंकों ने दिया है, जबकि 7,75,000 करोड़ का कर्जा सिर्फ फसलों के लिए लिया गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सीमांत और लघु किसानों को बैंकों का 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फसली ऋण चुकाना है। किसानों को दिए गए कुल कर्ज में सरकार की हिस्सेदारी 9.3% है। रिजर्व बैंक का कहना है कि सरकारी बैंकों का एनपीए यानी वो कर्ज जिसकी वापसी की गुंजाइश नहीं है, पिछले 3 साल में बढ़कर 2 गुना हो गया है। अब अगर सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों की बाकी वसूली पर नकारात्मक असर पड़ेगा। केंद्र में मोदी सरकार जब से आई है, बहुत वादे करके आए, पर लगातार किसान पर और उनका पर हमला हो रहा है। तो ये उत्पादन का खर्च पर 50% जोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, एमएसपी का तय होगा, ये इनका वादा था। ये एक मुद्दा ज़रूर है। और जिस तरीके का नीतियाँ है, किसान कर्ज में डूबे जा रहे हैं और उससे बाहर उनको राहत देने के लिए इस सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुद्दा सिर्फ बैंकों की बदहाली का नहीं है, देश में किसान भी अच्छी हालत में नहीं है। खेती की बढ़ती लागत और फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने से किसान पहले ही बर्बादी के कगार पर है। बीज, खाद, बिजली, डीजल और कृषि उपकरण पिछले 5 साल में 10 से लेकर 150 गुना तक महंगे हुए हैं। बेवक्त बरसात, आंधी, तूफान और सूखे से पिछले 5 साल में तकरीबन 45% तक फसलें बर्बाद हुई हैं। सरकार को 2016 में उत्तर प्रदेश के 75 में से 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित करने पड़े। इसके बावजूद जब फसल बेचने की बारी आई तो किसान को उचित दाम तक नहीं मिले। 1967 में जब पहली बार गेहूं खरीदा गया तो गेहूं का मूल्य निर्धारित हुआ 79 रुपीस पर केजी। तब से गेहूं के मूल्य में वृद्धि हुई है 19 गुना, लेकिन लोगों की सैलरी अगर उस दिन के अनुपात में लगाई जाए तो 150 गुना बढ़ चुकी है। और राजनीतिक धोखा यह है कि हर कोई व्यक्ति बात किसान की करता है, लेकिन किसान को डिलीवरी मिलती है शून्य। हाल ही की नोटबंदी से किसानों को भारी नुकसान हुआ। मंडियों में नकदी की कमी के चलते किसानों को अग्रिम भुगतान करने और फसलों की नकद खरीदारी की व्यवस्था चौपट हो गई है। 2014 में आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा पर बिक रहा था। 2017 में ये 400 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। प्याज 1000 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि इस साल ये महज 700 रुपये प्रति क्विंटल है। 2014 में धान का बाजार मूल्य 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि इस साल किसान इसे 600 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हुए। 2014 के 1450 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले गेहूं की फसल इस साल बाजार में काफ़ी कम दाम पर बिकी। इतना ही नहीं, चीनी मिलों पर किसानों का 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है। इसके चलते किसान लगातार कर्ज के मकड़जाल में फंस रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि क्रॉप प्राइसेस जो है, फसलों की कीमतें जो हैं वो 2014 अगस्त से गिरनी शुरू हुई और उनको लेकर किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट फार्मर्स को दिया नहीं गया। दूसरा जो है वो 2 साल हमारे पास ड्राउट रहा है, 14 और 15 में। कुछ स्टेट्स में तो 2016 में भी सूखे की स्थिति रही है और इसका एक जो है वो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट तो होता है। 1 साल हो तो आदमी फिर भी संभाल लेता है, लेकिन लगातार 2 साल 3 साल हो तो वो तो इसका एक असर होता ही है। सही दाम नहीं मिलने पर पंजाब के किसान टनों आलू सड़कों पर फेंकने को मजबूर हुए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किसानों ने प्याज और टमाटर की लाखों टन फसल खेत में ही छोड़ दी। इधर बैंक दावा कर रहे हैं कि मार्च 2016 में कुल एनपीए की वसूली 18.4% से घटकर 10.3% रह गई है। राज्य सरकारें किसानों के कर्ज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। सवाल ये भी है कि जब उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए नहीं वसूले जा रहे हैं तो किसानों को माफी क्यों नहीं। नौविक्रम सिंह के साथ सैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। मध्य प्रदेश समेत देश भर में विरोध कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। और ये मांग कोई नई नहीं है। बीते कई वर्षों से किसान इस सिफारिशों को लागू करने की मांग करते रहे हैं। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी चुनाव के दौरान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो पाया। आइए देखते हैं क्यों इस आयोग का गठन हुआ और क्या थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें। यूपीए की पहली सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी एनसीएफ का गठन किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मध्यम अवधि की रणनीति बनाना, देश की कृषि व्यवस्था को फायदेमंद बनाना, किसानों को कर्ज देने की नीति में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा करने जैसी बातें शामिल थीं। आयोग ने सरकार को दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में 4 रिपोर्ट दी। समिति ने अपनी 5वीं और अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को सरकार को सौंपी। इसमें किसान असंतोष, भूमि सुधार, सिंचाई, कृषि उत्पादकता, कर्ज और बीमा, खाद्य सुरक्षा, किसान आत्महत्या, किसानों में प्रतिस्पर्धा, रोजगार और जैव संसाधनों जैसे मुद्दों पर विस्तार से फोकस किया गया। आज बताइए, नाम के लिए देश के अंदर कृषि मंत्रालय है, लेकिन किसान के कुछ मामले तय करता कृषि मंत्रालय, कुछ मामले तय होते हैं वित्त मंत्रालय में, कुछ होते हैं खाद्य मंत्रालय में, कुछ होते हैं प्रसंस्करण मंत्रालय में। तो इस प्रकार से किसान को लगा के कुल जल संसाधन, हमारे सिंचाई से संबंधित जो मामले हैं वो जल संसाधन मंत्रालय में जाएंगे। जो हमारी लैंड एक्वायरिंग जो होती है वो खनन मंत्रालय में होती है। आप ये 15 से 16 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं। किसान के लिए किसान आयोग नहीं है देश में, अल्पसंख्यक आयोग है, ओबीसी आयोग है, फलाना आयोग है, ढिमकाना आयोग है। इसलिए नहीं है क्योंकि किसान जातियों में बढ़ जाता है। रिपोर्ट में समिति ने हर मुद्दे पर अलग अलग सिफारिशें दी, जिनमें किसानों की आर्थिक हालत में सुधार और अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता पर खासा जोर रहा। समिति की मुख्य सिफारिशों में कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में डालना, सरप्लस और बेकार जमीनों को भूमिहीनों में बांटना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कुओं के पानी को रिचार्ज करना, कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना, जरूरतमंद किसानों के लिए ऋण व्यवस्था, 4% पर सरल फसल कर्ज, देश भर की सारी फसलों को फसल ऋण में शामिल करना, कृषि जोखिम फंड की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्यों के स्तर पर किसान आयोग का गठन, न्यूनतम समर्थन मूल्य वितरण में सुधार और लागत मूल्य का 50% लाभांश जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जैसी सिफारिशें शामिल थीं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब भी ये होता है
कि सरकार मार्केट में इंटरवीन करे जब मार्केट में प्राइसेस जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस से कम हो जाए। सरकार को पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस से कम में दालें बिक रही हैं, बाकी सारे बिक रहे हैं, लेकिन सरकार जाके खरीद नहीं कर रही है। और अगर सरकार खरीद नहीं कर रही है तो जाहिर तौर से प्राइसेस MSP का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है दोनों तरीके से सरकार जो है उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मार्केट में इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि प्राइसेस ना गिरे, और MSP के कैलकुलेशन करके जो एक सरकार का वादा था जो पिछले काफ़ी सालों से चला आ रहा है कि लागत से 50% ज़्यादा देंगे, तो उनको देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक वादे की बात है, वो तो उसके बेसिस पे वो जीत कर आए हैं। इसके अलावा समिति ने आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने के हक, आदिवासी किसानों के जैव विविधता तक पहुंच के पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, मिट्टी की जांच और संरक्षण के लिए टेस्टिंग लैब, महिला स्वयंसेवी ग्रुप्स की मदद से सामुदायिक खाना और पानी बैंक स्थापित करने जैसी कई अहम सिफारिशें शामिल थीं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कृषि क्षेत्र में और किसानों की हालत में सुधार के लिए मील का पत्थर माना जाता है। MS स्वामीनाथन देश के जाने माने जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। उन्हें भारत की हरित क्रांति में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। MS स्वामीनाथन को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में साल 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। खेती को फायदे का धंधा बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये किसानों की जेब और जान दोनों पर भारी पड़ रही है। कहने को तो किसानों के लिए छोटी बड़ी सैकड़ों योजनाएं हैं, लेकिन इनका फायदा किसानों तक नहीं पहुंच रहा। तमाम परेशानियों के चलते किसान खेती की लागत भी नहीं निकाल पा रहा। ऐसे में कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। खेती का बढ़ता खर्च, आमदनी में कमी, कर्ज में डूबा किसान और फिर खुदकुशी। दिल दहला देने वाली ऐसी खबरें देश भर से आती रहती हैं। शुरुआत में महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना से ही ऐसी खबरें आती थीं, लेकिन बाद में नए इलाके जुड़ते गए। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके ही नहीं, बल्कि हरित क्रांति की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाले हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों से भी किसान आत्महत्या के मामले सामने आने लगे। औद्योगिक और कृषि विकास के आंकड़ों में रिकॉर्ड बनाने वाला गुजरात भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसान भी आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1995 से 2015 के बीच किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है। NCRB के मुताबिक 2015 में खेती किसानी के सभी मामलों में आत्महत्या की संख्या 12,602 रही, जो 2013 और 2014 के मुकाबले ज्यादा है। 2012 में 13,754, 2011 में 14,027 और 2010 में 15,964 किसानों ने खुदकुशी की। ये 60 to 65% जो फार्मर सुइसाइड्स का केस है वो टेनेंट फार्मर्स का केस है। उसको गवर्नमेंट रिलीफ भी नहीं देती, क्योंकि उनका पास कोई एग्रीमेंट होता नहीं, तो सरकार देती है लैंड ओनर को, और लैंड ओनर के साथ शेयर नहीं करती ज़्यादातर। तो ऐसी सिचुएशंस में उनकी हालत तो बहुत दयनीय है। किसान आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज होते हैं। 2015 में किसानों की कुल आत्महत्या में 87% से ज्यादा मामले इन्हीं 7 राज्यों में सामने आए। NCRB के मुताबिक 2015 के दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,291, कर्नाटक में 1,569, तेलंगाना में 1,400, मध्य प्रदेश में 1,290, छत्तीसगढ़ में 954, आंध्र प्रदेश में 916 और तमिलनाडु में 606 मामले दर्ज किए गए। पिछले 5 साल में देश भर में होने वाले किसानों की आत्महत्या में 2/3 हिस्सेदारी इन्हीं राज्यों की है। कैश क्रॉप की खेती ज़्यादा करते हैं, मॉनसून पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी नहीं है, और साहूकार का लोन, ये 3 फैक्टर इन सब स्टेट्स में मेजर रोल प्ले करता। NCRB के मुताबिक ज्यादातर किसान कर्ज और खेती से संबंधित मामलों जैसे लागत बढ़ने, सिंचाई का अभाव, सही कीमत नहीं मिलना और फसल बर्बाद होने के चलते आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। पारिवारिक समस्याएं, बीमारी और नशे की लत भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्रामीण भंडारण और फसल बीमा जैसी करीब 100 योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं,
लेकिन पूरे देश को भोजन मुहैया कराकर जीवन देने वाला किसान आत्महत्या जैसी त्रासदी झेलने को आज भी मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।